नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो चर्चा है सुप्रीम कोर्ट और यूनिवर्सिटियों के बीच में जो कुछ चल रहा है उस पर। भारत में आज उच्च शिक्षा केवल डिग्री या कैरियर का विषय नहीं रह गया है। यह अब अधिकार, नियमन और संवैधानिक उत्तरदायित्व का गंभीर प्रश्न बन चुकी है। इस संदर्भ में आज हम जिस मामले पर चर्चा कर रहे हैं वो एक छात्रा की व्यक्तिगत याचिका से शुरू होकर पूरे देश के निजी विश्वविद्यालयों की कार्यप्रणाली पर न्यायिक प्रश्न चिन्ह वाला बन गया है। ये मामला है आयशा जैन वर्सेस एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा एंड अदर्स, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के समक्ष विचाराधीन है। प्राइमा फेसी ये डिस्प्यूट एक छात्रा और एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बीच एक एकेडमिक और एक प्रशासनिक निर्णय से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह महसूस किया कि ये केवल एक छात्रा की समस्या नहीं है, बल्कि ये उस पूरी व्यवस्था का प्रतिबिंब है जिसके अंतर्गत आज देश के सैकड़ों प्राइवेट यूनिवर्सिटियां संचालित हो रही हैं। यहीं से मामला व्यक्ति बनाम संस्था से आगे बढ़कर व्यवस्था बनाम संविधान का प्रश्न बन जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी एक छात्रा की पीड़ा निजी विश्वविद्यालय की जो एक फंक्शनल कमियों को उजागर करती है तो न्यायालय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल व्यक्तिगत राहत तक सीमित नहीं रह सकती। कोर्ट को ये देखना होगा कि कहीं ये पीड़ा एक व्यापक नियामकी या रेगुलेटरी विफलता का परिणाम तो नहीं है। इस प्रकरण ने 4 अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों को केंद्र में ला दिया है। पहला प्रश्न यह है कि क्या निजी विश्वविद्यालय वास्तव में नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं, या यह केवल एक औपचारिक और कागजी दावा बनकर रह गया है। यदि ये संस्थान लाभ कमाने के उद्देश्य से संचालित हो रहे हैं तो फिर उन्हें दी गई संवैधानिक और वैधानिक छूटों का औचित्य क्या है। दूसरा प्रश्न राज्य सरकारों की भूमिका से जुड़ा है। निजी विश्वविद्यालयों को भूमि आवंटन, टैक्स में छूट, नियामकी लचीलापन, स्कॉलरशिप और बहुत सारी अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। प्रश्न यह है कि क्या इन रियायतों का उपयोग वास्तव में सार्वजनिक हित और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हो रहा है, या ये सुविधाएं केवल व्यवसायिक विस्तार का साधन बन चुकी हैं। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ा करना, वैभवशाली बनना। तीसरा प्रश्न यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और जितने भी रेगुलेटरी बॉडी है उनकी भूमिका को लेकर है। क्या यूजीसी का दायित्व केवल नियम, विनियम और दिशा निर्देश जारी करने तक सीमित है, या फिर ये भी उसका संवैधानिक दायित्व है कि वो नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करे। यदि नियम मौजूद हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं रेगुलेटरी विफलता मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने चौथा और सबसे मूलभूत प्रश्न छात्रों की स्थिति को लेकर उठाया है। क्या केवल स्टूडेंट केवल उपभोक्ता है जो फीस देकर सेवा प्राप्त कर रहे हैं, या वे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अंतर्गत अधिकार संपन्न नागरिक भी हैं जिनके शैक्षणिक भविष्य से जुड़े निर्णय न्याय संगत प्रक्रिया के अधीन होने चाहिए। संवैधानिक दृष्टि से यह विषय अत्यंत स्पष्ट है। अनुच्छेद 14 यह कहता है कि कोई भी संस्था, चाहे वह निजी क्यों ना हो, यदि वह राज्य संरक्षण, वैधानिक मान्यता और सार्वजनिक दायित्व के साथ संचालित है तो उसका प्रशासन मनमाना नहीं हो सकता। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की स्वायत्तता उन्हें संविधान से ऊपर नहीं रखती, और संविधान का अनुच्छेद 21 यह भी स्पष्ट करता है कि शिक्षा केवल एक सुविधा नहीं है बल्कि जीवन की गरिमा से जुड़ा हुआ अधिकार भी है। इसलिए किसी छात्र के शैक्षणिक भविष्य को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय बिना सुनवाई, बिना कारण और बिना पारदर्शिता के नहीं लिया जा सकता। ऐसा कोई भी निर्णय संवैधानिक कसौटी पर असफल ही होगा। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इसलिए निर्णायक हो जाती है क्योंकि उसने केवल एक यूनिवर्सिटी से ही जवाब नहीं मांगा, बल्कि केंद्र सरकार, सभी राज्य सरकारों और यूजीसी से, नियामक परिषदों से शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी तलब की है। सुप्रीम कोर्ट यह जानना चाहता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी किन विधिक प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित हुई, उन्हें कौन कौन सी रियायतें दी गई, उनकी वित्तीय निगरानी कैसे होती है और छात्रों के लिए शिकायत निवारण तंत्र कितना प्रभावी है। यह दृष्टिकोण
ये संकेत देता है कि अब सुप्रीम कोर्ट केवल नियमों के अस्तित्व मात्र से संतुष्ट नहीं है, वो यह भी देखना चाहता है कि इन नियमों का वास्तविक प्रभाव क्या है और क्या वे छात्रों के अधिकारों की रक्षा कर पा रहे हैं या नहीं। तो इस मामले से कुछ महत्वपूर्ण संभावित निष्कर्ष एक लॉ प्रोफेसर होने के नाते मुझे लगता है कि अवश्य सामने आ सकते हैं। कोर्ट निजी विश्वविद्यालयों के लिए कठोर बाध्यकारी न्यूनतम प्रशासनिक और वित्तीय मानक निर्धारित कर सकता है और ये जो नो प्रॉफिट दावों की सत्यता जांचने के लिए वित्तीय पारदर्शिता और अनिवार्य माइक्रो ऑडिट का निर्देश भी दिया जा सकता है। छात्रों के लिए स्वतंत्र, समयबद्ध और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकते हैं। यूजीसी, राज्य सरकारों और एमपीपीआरसी जैसी नियामकीय संस्थाओं की जवाबदेही भी तय की जा सकती है और यदि किसी छात्र को वास्तविक क्षति हुई है तो न्यायिक क्षतिपूर्ति का मार्ग भी स्टूडेंट्स के लिए खुल सकता है। अंततः ये मामला केवल एक विश्वविद्यालय या एक छात्र का मामला नहीं है। यह प्रश्न है कि क्या भारत में शिक्षा संविधान की आत्मा से संचालित होगी या बाजार की तर्क शक्ति से। यह मामला हमें याद दिलाता है कि स्वायत्तता एक अधिकार हो सकती है लेकिन उत्तरदायित्व के बिना नहीं। यही इस प्रकरण का सबसे बड़ा संवैधानिक संदेश है। क्योंकि मैं एमपीपीआरसी के कामों से पिछले 5 वर्ष से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैं इस सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं को समझता हूं और इस मामले की गंभीरता को भी समझ रहा हूं। इसलिए मेरा आग्रह सामान्यतया सभी यूनिवर्सिटीज से है, नियामक संस्थाओं से है कि अब थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है। आपको अपने संस्थानों में नो प्रॉफिट नो लॉस वाले सिद्धांत को विद्यार्थियों के हित में सोचने की आवश्यकता है और मुझे लगता है कि ईमानदारी के साथ हमें अपनी अपनी भूमिकाओं का आकलन करके कहीं न कहीं समाज के लिए और विद्यार्थियों के लिए सोचना प्रारंभ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। निश्चित रूप से आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। यदि लगता है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और ऐसे कानूनी विषयों के साथ मैं फिर से आपसे मिलता रहूँगा। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे इस केस के बारे में पूछा था, तो ये वीडियो मैंने आज आपके सामने बनाकर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आशा है आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, वंदे मातरम।